Hi friends, this is Umakant. Welcome you all in my channel. Friends, today we will discuss about यूपीएससी क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे 2022 का इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ, आज का जो एग्ज़ाम था उसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेट ए उठाया हूँ फ्रेंड्स, ये एक मेरे को एक चैनल से मिला, थैंक्स टू देम, और हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट, तो मेरे हिसाब से मैं डिस्कशन करूँगा, लेकिन आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत एनालिसिस किया तो मैं इतना तो प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 80 to 90% आपका सही जाएगा। यहाँ पे मैं पार्ट वाइज डिस्कशन करूंगा फ्रेंड्स। पार्ट 1 में मैं इकोनॉमी पॉलिटी पकड़ा हूँ, उसके बाद एनवायरनमेंट या फिर साइंस एंड टेक ऐसे पार्ट करके आज ही या फिर कल के अंदर पब्लिश कर दूंगा। आप अलग आंसर या फिर अलग इंस्टीट्यूट का भी आंसर की देख सकते हैं, लेकिन ये भी आप देखिए, थोड़ा बहुत एनालिसिस करके मैं समझाऊंगा आपका आगे भी रिविजन, या फिर नया स्टूडेंट भी इसको देखिएगा फ्रेंड्स कैसे क्वेश्चन आ रहा है। ओके फ्रेंड, चलिए स्टार्ट कर। इस बार का क्वेश्चन ना फ्रेंड आज कंपेयर टू 2022 या फिर 2021 से ईजी था, समझ रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन स्टार्टिंग गिरा है, आगे आपको डिस्कशन से ही पता चलेगा। ओके फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा विदाउट वेस्टिंग टाइम। वी विल स्टार्ट द डिस्कशन। देखिए ऑप्शन या फिर क्वेश्चन 1 बोल सकते हैं, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लेंडिंग बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक। इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमी से एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। फ्रेंड्स, इस बार ये न्यूज़ में भी था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में न्यूज़ में था। तो कोई भी अगर एक करंट अफेयर पढ़ा होगा तो करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज़ है इकोनॉमी का, तो इसको पता होगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच रेफरेंस टू द इंडिया इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इकोनॉमी के बारे में ये जो स्टेटमेंट दिया कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। फ्रेंड्स, व्हाट इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, क्या कहता है फ्रेंड्स? नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए करेंसी, मतलब कि मेजर तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए करेंसी अगेंस्ट ए फॉरेन करेंसी। अगर इंडिया का रुपी के अगेंस्ट में अगर डॉलर आ रहा है या फिर रेनबीबी आ रहा है या फिर युआन आ रहा है कोई भी, तो उसका वैल्यू क्या है रुपीज़ का, तो उसी को ही कैलकुलेट करता है नॉमिनल या फिर नीर। तो रीर क्या करता है? रीर तो इफेक्टिव वैल्यू देता है फ्रेंड्स। अब इन्फ्लेक्शन, इसमें जो इन्फ्लेक्शन एडजस्ट करना पड़ेगा, टैक्स कट करना पड़ेगा, उनका टैक्स स्ट्रक्चर का है ये रीर, रियल इफेक्टिव वैल्यू, इसी से ही ट्रेड होता है फ्रेंड्स, रीर के तहत ही, समझ रहे हैं। तो उसी को ही थोड़ा बहुत देखिए डिस्कशन करते हैं। एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देखिए फ्रेंड्स, अगर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रुपी बढ़ेगा या फिर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली रुपी का अप्रिसिएशन होगा ना फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली रुपी का वैल्यू बढ़ेगा, नीर अगर बढ़ेगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज नॉमिनल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसको कि रुपी का वैल्यू डॉलर के तहत में कितना है, अगर ये बढ़ेगा तो डेफिनेटली नीर बढ़ेगा, तो ये रुपी भी बढ़ेगा ना फ्रेंड्स। एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, कोई भी अगर इकोनॉमी पढ़ा होगा, रमेश सिंह या फिर कि मुनाल पटेल सर को कोई भी फॉलो करता हो, वो हर बार समझाते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वैल्यू जो ट्रेड किया जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर रीर, समझ रहे हैं, अगर रीर बढ़ता है तो एक्सपोर्ट बिकम मोर एक्सपेंसिव, एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अगर रीर बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंपोर्ट घटेगा, इंपोर्ट चिपर। देखिए फ्रेंड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर ये बढ़ेगा ये घटेगा, तो डेफिनेटली ट्रेड बैलेंस होता है क्या फ्रेंड्स? डेफिनेटली ट्रेड बैलेंस नहीं होगा। तो डेफिनेटली एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। तो डेफिनेटली ये कभी नहीं होगा लॉस इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस फ्रेंड, लॉस होगा। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इसी से नहीं बढ़ता है, ट्रेड रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सही होना चाहिए, ट्रेड बैलेंस होना चाहिए। व्हाट इज ट्रेड बैलेंस, आपको पता होगा, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन इंक्रीज इन ट्राई टू डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीज डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर। देखिए फ्रेंड्स, ये आप एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी से भी निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन ऑप्शन 3 समझ में भी नहीं आ रहा है, आपको पता भी नहीं है कि यार थोड़ा बहुत डाउट है, तो एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी से भी आप निकाल सकते हो। ऑप्शन 2 गलत कर दो, समझ रहे हो, इसमें ऑप्शन 2 कट गया, इसमें ऑप्शन 2 कट गया, इसमें ऑप्शन क्या बचा? 1 और 3, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, सी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड। देखिएगा, अगर ऑप्शन 3 भी अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर इन्फ्लेशन फ्रेंड्स हाई है, इन्फ्लेशन हाई है,
अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई खरीदता है, गवर्नमेंट का पैसा जाता है, ज़्यादा पैसा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास, ज़्यादा पैसा आ जाएगा, डेफिनेटली ज़्यादा पैसा आएगा तो मार्केट में तो गवर्नमेंट क्या करता है फ्रेंड्स, स्कीम चलाता है या फिर मार्केट में पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो कहाँ से इन्फ्लेशन घटा फ्रेंड, अगेन इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। तो ये क्या दिया ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन 1 में क्या, दो इंडियन इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक विल लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। डेफिनेटली फ्रेंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय नहीं कर सकता। अगर 1 भी गलत हो जाता है तो देखिए इसमें से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर ऑप्शन या फिर एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी से डी गलत, सी गलत, ए गलत, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप एक भी कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन को विथ रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क। अगेन इट्स कमिंग फ्रॉम ए इकोनॉमिक बैकग्राउंड या फिर इकोनॉमिक करंट अफेयर क्वेश्चन। इट इज़ एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। डेफिनेटली फ्रेंड ये अगर कोई डिस्कशन किया होगा, ये नवंबर का न्यूज़ था, नवंबर या फिर दिसंबर में पढ़ा था विजन आयस में। तो विजन आय का जो मैगजीन निकलता है वहाँ पे दिया हुआ था। तो इट इज़ एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। डेफिनेटली इट इज़ द करेक्ट आंसर। It is an initiative to support low income countries with on sustainable development. Definitely this is also correct answer। अगर कोई करंट अफेयर पढ़ेगा, करंट अफेयर से उठाए क्वेश्चन फ्रेंड्स, समझ रहे हैं, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर से रहेगा उसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द इन्फ्लेशन इंडेक्स। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या कहता है फ्रेंड, अगर आप कोई बॉन्ड पर परचेज कर रहे हो, कल अगर बॉन्ड का या फिर इन्फ्लेशन आज 4 से 6 के अंदर है, कल अगर 8 से 10 के अंदर आता है, आरबीआई का पॉलिसी चेंज आता है कि हम लोग 8 से 10 के अंदर इन्फ्लेशन रखेंगे, उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड फ्रेंड्स, समझ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में तो जो ऑप्शन 1 2 दिया उसके बारे में तो मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ऑप्शन 3 में देखा जब, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आर नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं, टैक्सेबल। अगर 3 भी निकाल देते हो ना फ्रेंड्स, ये बचता है, वो टैक्सेबल है इन्फ्लेशन इंडेक्स में। आपको पैसा कमाएंगे, आपको रिटर्न आएगा, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को तो टैक्स देना पड़ेगा ना फ्रेंड, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 B is the correct answer. Sorry, A is the correct answer. Question number 6. With reference to the foreign on e-commerce firms operating in India, which of the following statement is correct? They can sell their own goods in the addition to offering platform marketplace, the degree to which they can own big sellers on the platform. देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है। देखिए फ्रेंड, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, आपको 100 से 100 क्वेश्चन नहीं कराना, सिर्फ 60 नंबर्स क्वेश्चन कीजिए ना, आपका डेफिनेटली प्रीलिम निकल जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। दिस इज नॉट फाउंड टू यू, दैट्स योर चॉइस, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट द रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। रियल सेक्टर किसको बोलते हैं फ्रेंड, जिसमें इकोनॉमी ट्रांजेक्शन होता है, जिसमें इकोनॉमी ट्रांजेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड रियल सेक्टर, समझ रहे हैं। तो फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन्स इनटू फैब्रिक्स, ये कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू द ट्रेडिंग इकोनॉमी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिएगा फार्मिंग हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, तो मेरे को ये सही नहीं लगता, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इसमें नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से 1 अगर गलत होता है तो डेफिनेटली B इज़ द करेक्ट आंसर। आप एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी से भी जाओगे तो ना, B इज़ द करेक्ट आंसर, B इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड। एलिमिनेशन 1 अगर गलत कर दो तो 3 ऑप्शन निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विथ रेफरेंस टू द इंडिया। इनडायरेक्ट ट्रांसफर के बारे में बोलता है फ्रेंड्स इसे। अन इंडिया इकोनॉमी इन्वेस्टिंग इन ए फॉरेन एंटरप्राइज अन पेइंग टैक्स टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट इट्स इन्वेस्टमेंट। तो डेफिनेट अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो प्रॉफिट आएगा तो अपने लेगा ना प्रॉफिट, टैक्स पे करने के बाद भी अगर प्रॉफिट आ रहा है तो डेफिनेटली वो लेगा, तो ये तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर B, ए फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया, डेफिनेटली इट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। C, an Indian company purchasing tangible assets in foreign country and sells such assets after their value increases and transfer the proceeds to India. So it is also correct answer। आप देखिएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर D थोड़ा मैं पढ़ा तो मेरे को डाउट है कि ए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। सब्सटेंशियल वैल्यू मतलब क्या बोलता है फ्रेंड, रियल वैल्यू से ज़्यादा।
तो उसी में ही मेरे को डाउट है। ये सब्सटेंशियल वैल्यू जो ऑप्शन में दिया ना फ्रेंड, इसी से ही डाउट है। तो ये मैं तुक्का लगाया, या फिर ग्रुप डी या फिर ऑप्शन डी में तुक्का लगाया, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंपनी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर का बात बोलता है फ्रेंड, एक्सपेंडिचर, इसमें एक्सपेंडिचर एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। टेक्नोलॉजी अगर कोई गवर्नमेंट ला रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करके तो लाएगा ना फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली इज ए करेक्ट आंसर। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, डेप्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज द कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए डेट फाइनेंसिंग मतलब लोन, यहाँ पे कोई लिखा है लोन, अगर लोन कोई ले रहा है तो डेफिनेटली उसके पास पैसा आता है फ्रेंड्स। अगर बैंक लोन लेने जाते हो तो डेफिनेटली आपको बैंक पैसा देता है ना, आप पैसा देते हो बैंक को। आप थोड़ा बहुत देखिएगा मेरे हिसाब से, दिस इज माई ओपिनियन फ्रेंड, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, समझ रहे हैं। ऑप्शन 9 ऑप्शन, या फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विथ रेफरेंस टू द इंडिया इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना मेरे को थोड़ा डाउट है। देखिए ये जो डेटेड सिक्योरिटीज़ या फिर फ्लोटिंग रेट या फिर जो उसी टाइम में इंटरेस्ट रेट रहता है उसी में इशू होता है, तो ये मैं जानता हूँ डेटेड सिक्योरिटी के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत ये ऑप्शन में मेरे को डाउट है। आप अगर कोई भी एनालिसिस या फिर कोई आंसर की देखते हो तो देखिएगा फ्रेंड्स ये कौन सा आंसर है, मेरे को थोड़ा कॉमेंट में लिख के भेजिएगा। ये क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन या फिर आपको 40 to 50 क्वेश्चन ही अटेंड करते हो ना, आपका कट ऑफ निकला। इस बार का कट ऑफ कितना था फ्रेंड 2021 का 87। इस बार थोड़ा क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा बहुत कट ऑफ जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कट ऑफ जाएगा फ्रेंड्स, 102 110 120 भी जाए, आपको 60 क्वेश्चन करना है, 40 क्वेश्चन तो ऐसे ही छोड़ना है ना, समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 पास्ट। देखिए भाई, कंटेंट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 सबको पता है फ्रेंड्स। अगर आपको कमिटी के बारे में नहीं पता ना फ्रेंड्स, दिस इज द राइट आंसर, क्वेश्चन सर ऑप्शन 1। सेकंड क्या बोल रहे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश ऑफ द कंटेम्प्ट। आर्टिकल 129 पढ़िएगा फ्रेंड्स, या फिर सर्च कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, या फिर 215 में आई थिंक हाई कोर्ट के पास पावर है, इफ़ आई एम इन डाउट, बट 129 फॉर सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफेंस सिविल कंटेंट एंड क्रिमिनल कंटेंट, ये मेरे को फ्रेंड गलत क्यों लग रहा है कि 1971 एक्ट में ये है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, समझ रहे हैं। तो ऑप्शन 3 रॉन्ग होगा, फिर ऑप्शन 3 हम रॉन्ग होगा, तो डेफिनेटली 1 और 2 इन द राइट आंसर। 4 क्यों रॉन्ग होगा फ्रेंड, इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो डेफिनेटली कोर्ट, कंटेंट ऑफ कोर्ट के बारे में लॉज किसके पास पावर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पावर या फिर हाई कोर्ट के पावर रहता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पावर होता है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आता है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इट नॉट कमिंग अंडर द पार्लियामेंट, या फिर पार्लियामेंट के अंदर में नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, बोथ कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन एज एडवोकेट के बाद। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे को थोड़ा ऑप्शन 1 में समझ में नहीं आ रहा है ये किस चीज़ के बारे में बोल, लेकिन ऑप्शन 2 थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन इससे मैं ऐसे एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी से नहीं कर सकता क्योंकि 1 ओनली 2 ओनली दिया, तो ये ऑप्शन को मैं छोड़ रहा हूँ, या फिर क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ रहा हूँ। अगर आप कोई भी अलग वीडियो देख सकते हैं या फिर कोई एनालिसिस या फिर आंसर की देख सकते हैं, लेकिन आपको पूरा नहीं करना है फ्रेंड्स। किसी में भी डाउट आ रहा है ना, कोई आंसर या फिर वर्ड सुना नहीं लग रहे, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। डाउट करके आपका आंसर क्यों गलत करेंगे, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए बिल अमेंड। देखिए फ्रेंड्स, इस बार लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारा आया है। अगर कोई लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में आता है, चैप्टर 10 अगर कोई पढ़ा होगा 2 में ही आ जाता है कि नहीं, अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए राज्यसभा या फिर लोकसभा में कोई भी पास कर सकता है, प्रायर परमिशन नहीं चाहिए सुप्रीम या फिर प्रेसिडेंट का। तो इसमें ए बिल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ द, डेफिनेटली रॉन्ग आंसर फ्रेंड्स। आप ऑप्शन 1 हटा दीजिए, ऑप्शन 1 हटा दीजिए। क्या आंसर हो रहा है फ्रेंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समझ रहे हैं। आपको बी भी करेक्ट आंसर, आपको एक हटा दे तो एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी में जाते हो तो डेफिनेटली आपको बी आ जाता है फ्रेंड डायरेक्टली।
एक ही ऑप्शन आपको चूज़ करना है, कौन सा रॉन्ग है, अगर वो हट जाता है ना वही आंसर सही होता है फ्रेंड्स। समझ रहे हैं। 14 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइड द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर आर्टिकल 75 आप लोग जाओगे ना तो क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, तो समझ रहे हैं उसी के बारे में बोलता है फ्रेंड। लेकिन ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बोलता है, लेकिन कौन सा डिवीजन ये नहीं बोलता है, समझ रहे हैं। सो 1 इज द रॉन्ग आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्री इन द इंडियन गवर्नमेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड। 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2 ओनली। अब पढ़िएगा आर्टिकल 75, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आया फ्रेंड्स। आर्टिकल 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जीक्यूटिव ऑफ लोकसभा, सॉरी एक्सक्लूसिव पावर। तो राटिफाई तो एक्सक्लूसिव पावर के अंदर में क्या क्या आता है फ्रेंड, 3 मौनी बिल आता है, या फिर आप जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हो वो राज्य नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास होता है ये राज्यसभा में पास नहीं होता है फ्रेंड्स, ओनली लोकसभा। तो ये एक्सक्लूसिव पावर के अंदर आता है। तो डेफिनेटली पास द मोशन को नो कॉन्फिडेंस होता है। मौनी बिल नहीं है तो रेटिफाई तो डिक्लेयर इमरजेंसी नहीं है, गलत आंसर फ्रेंड। डायरेक्टली आप बोल सकते हो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो। देखिए 16, व्हिच रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बोलता है फ्रेंड्स, बहुत बार न्यूज़ में था फ्रेंड्स, ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूज़ से उठा है। जो क्वेश्चन या फिर जो पार्ट न्यूज़ में था उसी से इस बार क्वेश्चन आया है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में देखिए क्या बोलता है फ्रेंड्स, जो को हम लोग का शेड्यूल 10 में है बोल सकते हैं। विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया consider the following. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months. तो नॉमिनेटेड मेंबर के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहता है, मतलब कि या फिर कौन सा रूल है, या फिर किस तहत तो रिजेक्ट हो सकते हैं या फिर निकाला एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है उनके ऊपर। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीना के बाद किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो उसको निकाला जा सकता है पार्टी से या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो डेफिनेटली एंटी डिफेक्शन लॉ पास हो सकता है उनके अगेंस्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है ऑप्शन, थोड़ा देखिए, ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विदिन 6 मंथ। विदिन 6 मंथ नहीं होता फ्रेंड, वो ज्वाइन कर सकता है विदिन 6 मंथ। एक 6 मंथ एक्सपायर होने के बाद अगर ज्वाइन करता है तो रिजेक्टेड हो या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ उनके अगेंस्ट में पास हो सकता है। आर्टिकल 16 ये जो ऑप्शन 1 इज द रॉन्ग आंसर। थोड़ा बहुत सेंटेंस को पढ़िएगा फ्रेंड्स, डायरेक्टली उसको ये नहीं कर सकते हैं। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद, दिस इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। समझ रहे हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन इस बार बहुत इजी क्वेश्चन आया था पॉलिटिकल सेक्शन का बोल सकते हैं। 17 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द। देखिए इट इज द रॉन्ग आंसर। अटॉर्नी जनरल को ही आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल के पास ही पावर है कि वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल सिर्फ आंसर रहता तो ठीक होता, लेकिन सॉलिसिटर जनरल दिया हुआ है तो इसीलिए ये रॉन्ग आंसर। एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी देखते हैं, नहीं होगा इसमें। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंट हिम रिजाइन्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर गवर्नमेंट रिजाइन कब होता है तो अपॉइंटमेंट जनरल को अपॉइंट ही कौन करता है फ्रेंड्स, अटॉर्नी जनरल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर सॉरी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही नहीं रहेगा तो डेफिनेटली इसका वैल्यू क्या है फ्रेंड्स। प्रेसिडेंट के लिए काम करते हैं, प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली, और ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है उनका इतना दिन, या फिर टाइम फ्रेम है उनका दिन रिटायर्ड होना है या फिर इतना दिन में उनको ये उतना दिन ही वो कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल को पोस्ट। तो डेफिनेटली ये कोई टाइम फ्रेम नहीं है फ्रेंड्स। समझ रहे, दिस इज द रॉन्ग आंसर। ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं थोड़ा बहुत। 18, विथ रेफरेंस टू द रीट्स इशू बाय द कोर्ट्स ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रीट्स जो इशू करता है आर्टिकल 32 के और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या रीट्स, प्रोहिबिशन, सर्टियररी, मंडामोस, स्को वारंट, ये सब रीट्स इशू करता है। उसमें मंडामोस क्या कहता है फ्रेंड्स कि आप ये पब्लिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, पब्लिक एंटिटीज़ के अगेंस्ट ये कर सकते हो, प्राइवेट एंटिटीज़ के नहीं हो सकते। मंडामोस विल नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट एंटिटी, दिस इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड। मंडामोस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी। कंपनी के अगेंस्ट बॉडी बोलता है, पब्लिक बॉडी मतलब उसमें कंपनी भी आता है फिर, गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक बॉडी, वो तो पब्लिक बॉडी के अंदर में आता है ना फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 2 इज द रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन 2 अगर निकाल देते हैं तो क्या बचता है, देखिए दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
19 और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है फ्रेंड, उसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से डिस्कशन करवा रहा हूँ फ्रेंड्स आपको विथ रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर क्या क्या आता है फ्रेंड देख सकते हैं। जो हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर रहता है, उसी के बारे में ये बोलता है फ्रेंड आयुष्मान भारत। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट, डेफिनेटली फ्रेंड दिस इज द करेक्ट आंसर। इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन, फ्रेंड्स एवरी सिटीजन आता है, मतलब भी ये करेक्ट आंसर है। इट हैज सीमलेस प्रोबेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ऑल 3 आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा बहुत इसमें डाउट है या फिर, लेकिन मैं जितना पढ़ा हूँ फ्रेंड्स पूरा दिया हुआ है, तो आर्टिकल डी इज सॉरी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 20 with the reference to deputy speaker of Lok Sabha consider the following आज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर न्यूज़ में था। लोकसभा या फिर डेप्यूटी स्पीकर का न्यूज़ बहुत बार या फिर कंट्रोवर्सी में आया। इस बार डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, जो बीजेपी गवर्नमेंट डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट ही नहीं किया गया है। आज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीड्योर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा द इलेक्शन डेप्यूटी स्पीकर शाल बी हेल्ड ऑन द सच डेट आज स्पीकर में फिक्स। स्पीकर के पास ही ये पावर है फ्रेंड्स डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करने या फिर टाइम फिक्स करने का। देयर इज ए मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है फ्रेंड। देखिए कोई अंडरलाइन भी किया, अगर मैंडेटरी प्रोविजन रहता तो डेफिनेटली इस बार डेप्यूटी स्पीकर रहते, क्यों नहीं है पार्लियामेंट में, समझ रहे हैं। ऑप्शन 3 ऑप्शन 2 इज द रॉन्ग आंसर फ्रेंड। अगर ऑप्शन 2 भी निकाल देते हो तो फिर ए और सी बचता है। ए और सी देखिए ऑप्शन में, अब देखिए अगर ऑप्शन 2 भी आप निकाल देते हो तो ऑप्शन 2 अगर निकाल दे, बी गलत हुआ, डी गलत हुआ, तो ए एंड सी बचा। तो 1 and 3, 1 तो सही है ना फ्रेंड्स, लेकिन सी में 1 है क्या, नहीं है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये सेंटेंस पढ़ना भी नहीं है ना फ्रेंड, तो यहीं से आप निकाल सकते, थोड़ा दिमाग लगा के, समझ रहे हैं पे। आपको मैं डिस्कशन अच्छे से कर दिया हूँ, अच्छा लगा होगा, होप करता हूँ कि डिस्कशन अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट, तो मैं अपने हिसाब से समझाया हूँ। अगर आप अलग या फिर अलग एनालिसिस देख सकते हो, थोड़ा बहुत किस में डाउट है, लेकिन 90 to 80 to 85 to 90% फ्रेंड्स सही है, समझ रहे हैं। थोड़ा फ्रेंड्स इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। एज ए फ्रेंड्स, एज ए फैमिली वी विल ग्रो दिस चैनल। इसी में हम लोग यूपीएससी रिलेटेड ही हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, समझ रहे हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू ऑल, थैंक यू। इसका सेकंड पार्ट भी आ रहा है फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट भी आएगा तो हम इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़।